गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मैथ्स का सेशन है वह 8वां सेशन है, जिसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लास्ट सेशन में मैंने किया था 4 प्रॉपर्टीज मैंने किया था। अब आज 5वां प्रॉपर्टी में करने जा रहा हूँ। क्या है उसको देखिए। 5वां प्रॉपर्टीज कहता है इफ ईच एलिमेंट in a row or column of a determinant is written as the sum of two or more determinants, two or more terms, then the determinant can be written as the sum of two or more determinants. देखिए इसमें क्या है, क्या कहता है, इसका फॉर्मेट हम बताते हैं कैसे है। जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है, इस तरह का है a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 b2 b3, c1 c2 हम इसमें क्या देख रहे हैं कि C1 में हम इसमें क्या देख रहे हैं कि C1 पे देखिए, ये जो मेरा C1 है यहां पे, C1 में देखेंगे कि दो फॉर्म है। सम दिया है A1 प्लस अल्फा 1, A1 और प्लस अल्फा 1 वैल्यू तो कोई एक ही होगा, लेकिन वहां उस एक वैल्यू को दो टर्म में लिखा हुआ है, सम के रूप में दिया हुआ है। A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा। उसका C2 हमारा B1 B2 B3 एंड C3 मेरा C1 C2 C3। कहता है कि इस तरह का अगर डिटरमिनेंट है, इफ ईच एलिमेंट इन रो और कॉलम, यहाँ पे कॉलम है, ऑफ ए डिटरमिनेंट 10 इज रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, जहां पर दो और मोर टर्म्स है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। यहां दो टर्म में दो या दो से अधिक टर्म रहे तो उसको हम दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे इसको, इस डिटरमिनेंट की जितनी वैल्यू होगी, उतना ही वैल्यू इसको हम ब्रेक करने के बाद देखेंगे। जैसे A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। हम C1 को कंसीडर करते हैं। हम देखिए इसे क्या बनाते हैं, A1 A2 A3, A1 A2 A3, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को अभी रोकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्या देख रहे हैं हम, एक गिवन डिटरमिनेंट में क्या था, एक रो या एक कॉलम। तो यहां पर एक कॉलम में दो टर्म्स इन्वॉल्व थे, नहीं, दो टर्म्स इन्वॉल्व है, A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। तो दो टर्म्स इन्वॉल्व है। तो कहता है कि जब दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। एक डिटरमिनेंट मैंने ये बनाया इससे, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट मैंने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई गिवन डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में, ठीक है, अगर दो टर्म है या दो से ज्यादा टर्म है तो उस डिटरमिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट में के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे क्या यहां पे हमने क्या देखा, दो टर्म्स थे, हमने इसे क्या बना लिया है, दो डिटरमिनेंट बनाया, ठीक है। ये दो मींस आपको जो इक्वल के बाद राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो दो डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एक डिटरमिनेंट के C1 में दो टर्म, ठीक है।
यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है उसकी वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है, प्रॉपर्टी नंबर 5। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के भी आपको दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट हम है, लेट एक डिटरमिनेंट में लिया 4 + 2 3, 9 + 6 5। ठीक है, कायदे से अगर हम देखें तो इसको हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, दो टर्म में लिखेंगे। तो एक वैल्यू हमारा होगा 4 9 3 5। ओके, प्लस तो साइड में बनेगा 2 6 3 5 3 5। इधर हम करके देख लें, इस साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, हमने क्या किया, इस C1 में दो टर्म था 4 + 2 और 9 + 6। हमने क्या किया, एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया। मेरा LHS है और RHS है, इन दो डिटरमिनेंट का सम उतना ही होगा जितना इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ऐड तो कर सकते हैं, ऐड करके हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले यहां निकाल लें। जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां निकालते हैं तो 4 2 6 3 9 6 15 and 5। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 6 5 जा 30 माइनस 15 3 जा 45। नाउ 30 - 45 दैट इज -15। ओके, यानी कि इन दो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारा -15 आएगा, तभी हम समझेंगे ये प्रॉपर्टी मेरा होल्ड करता है। देखें, और ये इसको राइट हैंड साइड में चलते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 9 3 जा 27 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, प्लस 5 2 जा 10 माइनस 6 3 जा 18। क्या देख रहे हैं, 20 - 27 दैट इज -7 and 10 - 18 that is -8 and now you had -15। क्या हम पाते हैं, हम पाए आप ले रहे हैं इसकी भी वैल्यू -15, इसकी वैल्यू -15। हमें यही चाहिए था। जो स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी को कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, यानी कि -15 अगर आज -15 के बराबर हो गया मतलब ये प्रॉपर्टी मेरा वेरीफाइड है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बाद हम फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए आता क्या है, किसी डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो, ठीक है, कि कोई भी एक रो, एनी वन रो और एनी वन कॉलम, उसके प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 है, यानी कि किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में जितने भी नंबर्स की इंक्रीज हुई है वो अगर सभी 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे देखें एग्जांपल देखते हैं कि एक डिटरमिनेंट है जो A1 A2 A3 है, 0 0 0 C1 C2 C3। हम क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि C2 जो है वो C2 में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स की इंक्रीज हुई है वो सभी इंक्रीज क्या है, 0 है। C1 जो है के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी 0 हैं। तो प्रॉपर्टी कहता है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप जब एक्सपैंड करेंगे तो देखेंगे, हम एक्सपैंड करके आपको दिखा रहे हैं आपके सामने। देखें, मान लीजिए कि हम अगर C1 के लॉन्ग लें या R1 के लॉन्ग लें। हम अगर R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो देख लीजिए A1 लेंगे तो 0 × C3 दैट इज 0 माइनस 0 × C2 0, मतलब क्या, 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस, यहां 0 लगाएंगे तो 0, तो जो भी एलिमेंट्स बचेंगे A2 × C3 माइनस A3 C2, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने क्योंकि 0 यहां पर मल्टीप्लाई है, होल थिंग क्या हो जाएगा, 0। प्लस C1 जब लेंगे तो देखिए जब ये C1 लेंगे A2 × 0 माइनस A3 × 0 दैट इज 0, यानी कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया, 0। यानी क्या कर रहा है, कोई भी रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में
जितने भी नंबर्स की एंट्रीज है अगर वो सभी जीरो हैं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो जब हमारे पास प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आएगा तो वहां उस मोमेंट हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बाई प्रॉपर्टी हम इसकी वैल्यू सीधे जीरो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब हमें बता दिया गया, प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेंडिंग करें, फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसा करेंगे नहीं, हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, जब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में का प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ओके, नेक्स्ट है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट इज प्रोपोर्शनल, if any two rows or columns of the determinant is proportional, that is very important, proportional, then the value of the determinant is zero। क्योंकि एक हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जब किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स की एंट्रीज अगर इक्वल होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम एक भी पढ़े हैं, जब किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट होता है वह ओरिजिनल डिटरमिनेंट का k टाइम्स होता है। जब किसी डिटरमिनेंट में हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो k तो कांस्टेंट है, तो उसमें जितने एंट्री जो नंबर है, ठीक है, उससे कॉमन भी तो ले सकते हैं, जब हमको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कंडीशन भी एक मोमेंट ऐसा भी है ना, उससे हम कॉमन भी ले सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब पहले वाले उस रोज या कॉलम, जिस रोज या कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टिंग जो डिटरमिनेंट है उसमें जो नया डिटरमिनेंट मिला है उसमें जो रोज और कॉलम बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल। दिखाते हैं आपको कैसे। तो कहता है कि जब प्रोपोर्शनल होंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। कैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 2 4 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 2 4 6, इसमें जितने भी नंबर्स एंट्रीज हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि R1 और R3 पर विचार करें। आप जब R1 को देख रहे हैं और R3 को देख रहे हैं, दोनों पे ध्यान से देखें। जब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि 1 2 3 यानी कि R1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको R3 मिलेगा। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से, तो ये मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि R3 से अगर हम 2 कॉमन बाहर निकाल लें, 2 आ जाए, टेकिंग आ जाए 2 कॉमन, तो क्या मिलेगा? अगर 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 है, तो 1 2 3 मिलेगा। अगर 2 बाहर निकालते हैं कॉमन लेकर तो 1 2 3 मिलेगा। 2 यहाँ पर क्या बिहेव करेगा? बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट की तरफ, तो 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ मिल जाएगा। तो फिर जब दो रो इक्वल हो जाएंगे, तो जब दो इक्वल हो जाएंगे तब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे इस टर्म को यूज कर दिया क्योंकि 1 2 3 है, तो 1 2 3 और 2 4 6 ये दोनों R1 और R3 दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल है तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों आएगी? तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हम इसको करके भी दिखा दें, सीधा ऐसे हो सकता है, अगर हम 2 बाहर निकालें लिख सकते हैं टेकिंग 2 एज ए कॉमन फ्रॉम, ठीक है, R3 ये कर सकते हैं, या हम 2 से, या ये लिख देते हैं और, ठीक है, R1 मल्टीप्लाई K मीन्स 2, दैट इज R1। शिफ्ट कर देते हैं R1 की जगह पे, नहीं हम पढ़े हैं K से मल्टी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2
2 4 6। तो 2 4 6 रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट कितना टाइम्स होगा मैटर यहां पर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि दो रो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। उस कंडीशन में वैल्यू 0। हम यहां क्या देखें, दोनों कंडीशन या तो प्रोपोर्शनल है तब, अब प्रोपोर्शनल कैसे हो रहा है, आइदर यहां से 2 कॉमन ले लें तब, आइदर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तब। दोनों केसेस में R1 और R3 हमारा क्या है, आइडेंटिकल हो जाता है। नहीं तो प्रोपोर्शनल से का कहने का मतलब यह होगा कि प्रोपोर्शनल्स को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आइडेंटिकल फॉर्म में चला जाता है, और जब आइडेंटिकल फॉर्म में 2 हो जाता है तो बाय प्रॉपर्टी कहता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब आप इसको अगर आप चाहें कि हम एक्सपेंड करके भी दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं। 1 लेंगे तो क्या होगा, 5 6 जा 30, 30 माइनस 4 6 जा 24, माइनस 2 4 6 जा 24, माइनस 2 6 जा 12, एंड प्लस 3 जो लेंगे, प्लस 3 लेंगे तो 4 4 जा 16, माइनस 5 2 जा 10। सॉल्व करें, 30 माइनस 24 दैट इज 6, 24 माइनस 12 दैट इज 12, 12 माइनस 2 दैट इज माइनस 24, एंड 16 माइनस 10 दैट इज 6, 6 3 जा 18। क्या मिला, 18 प्लस 6 24, माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हम करके दिखाए हैं, लेकिन बाय प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट 0 लिखेंगे। तो ये मेरा 7th प्रॉपर्टी था। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको ऑपरेटिंग मेथड उसको बोला जाता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो भी हम बताने जा रहे हैं। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसपे हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम एक डिटर्मिनेंट को देखते हैं, हमारा ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इस डिटर्मिनेंट को जब इवैल्यूएट करना होता है, ध्यान से देखिए, जब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है तो हम क्या बोलते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंडिंग करने की बात आती है तो बोलते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए कि A1 एक बहुत बड़ा नंबर है, B1 एक बहुत बड़ा नंबर है, C1 एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, कोई भी इसमें बड़ा नंबर है जिसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, वो नंबर अगर बहुत बड़ा है तो कैलकुलेशन उतना ही बड़ा हो जाएगा, टफ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं, जैसे हम क्या देख रहे हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, आइदर R1 करें, R2 करें, R3 करें, C1 करें, C2 करें, C3 करें, जब भी करते हैं तो आता है ना, मेरा A1 आएगा, B2 C3 माइनस B3 C2, माइनस B1 लेंगे तो आएगा मेरा A2 C3 माइनस A3 C2, ओके, एंड प्लस जब C1 लेंगे, प्लस C1 लेंगे तो क्या आएगा, प्लस C1 लेंगे तो A2 B3 माइनस A3 B2। आप ध्यान दे जरा, यहां पे तो A1 B1 C1 है, ये नंबर A1 का बहुत बड़ा नंबर है, B1 बड़ा नंबर है, A1 बड़ा नंबर है, B1 बड़ा नंबर है, C1 बड़ा नंबर है, B2 बड़ा नंबर है, तो कैलकुलेशन करना मेरे लिए तो टफ हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो, कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। जब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो तो हमको होता है कि हमको टाइम घटाना, हमारा जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन में क्या होता है कि मिनिमम टाइम में विथ एक्यूरेसी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा करना, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि मिनिमम टाइम का मतलब ये हुआ कि हम प्रॉब्लम्स को गलत कर दें, एक्यूरेट नहीं करें, तो मिनिमम टाइम में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं मैथ्स बनाने के पहले। तो टाइम मैनेजमेंट में इस डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट एक्सपैंड करके बच्चा बनाना शुरू कर देता है। डायरेक्ट एक्सपैंडिंग तो है ही, उसमें तो सवाल बनेगा ही, हो सकता है वो कोई ऐसा सवाल हो जो 1 पेज में बने, 2 पेज में बने, नहीं, तो वहां पर प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाने से क्या होता है कि सवाल मेरा शॉर्ट में बनता है।
तो यहां देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां पर A1 क्या है, एक बड़ा नंबर है, अगर हो जाए B1 क्या हो जाए, एक बड़ा नंबर है, हो जाए, तो कैलकुलेशन उतना ही टफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। अगर मान लीजिए A1 हमारा जितना छोटा से छोटा हो, सपोज कीजिए जिसके अलॉन्ग हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं वो नंबर जितना छोटा होगा उतना ही कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नहीं, अगर ये जितना छोटा हो जाए, इसका जो वैल्यू आ रहा है जितना छोटा होगा, 2 होगा तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 3 होगा तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। नहीं, अगर 3455 हो जाएगा तो कैलकुलेशन करना टफ हो जाएगा। तो हम इस A1 B1 C1 को चाहते हैं कि हमारा जितना छोटा से छोटा नंबर बने, ये कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग ऑपरेटिंग मेथड यूज करते हैं। उस ऑपरेटिंग में हम करते क्या है, कोशिश करते हैं कि A1 B1 C1 छोटा हो। कहता है किसी भी डिटरमिनेंट का किसी एक रो में या किसी एक कॉलम को जिसके अलॉन्ग करना है, जहां पॉसिबिलिटी मिलती है, अगर उसके रो को एक रो से दूसरे रो को घटाते हैं, नहीं, एक रो में एक कॉलम को दूसरे कॉलम से घटाते हैं, एक कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, नहीं, एक कॉलम में किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी केस से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं, नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप देखें यहां पे बताए कि हम R1 जरूरत पड़ने पर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जरूरत पड़ने पर हम R1 के जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं या R2 के जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं या R3 के जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 वो C1 के जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, C2 के जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं और C2 की जगह पर और C3 की जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमको अगर लग रहा है कि नहीं R1 माइनस R2 करके हम R1 के जगह पर शिफ्ट कर दें, R2 माइनस R1 को करके हम R2 के जगह पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। C1 माइनस C2 C1 की जगह पर कर दें, C3 माइनस C3 की जगह पर कर दें। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑपरेटिंग, ऑपरेशन करना, ऑपरेटिंग। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी दो रो को या 3 रो को जोड़ के घटा के, ऐसा नहीं कि रो में कॉलम जोड़ देंगे, रो के साथ ही ऑपरेट होगा, कॉलम के साथ ही ऑपरेट होगा, करके जितना छोटा से छोटा नंबर बने। अगर मान लीजिए कि छोटा नंबर में अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर 2 जीरो आ जाए, दो नंबर से अगर जीरो हो जाए, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, किसी एक रो में 3 नंबर्स का एंट्रीज है, उस 3 नंबर में अगर 2 जीरोज की पॉसिबिलिटी अगर बनती है ऑपरेट करने से, तो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन क्या होगा? बड़ी आसान हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिया, जैसे लिया A1, मैंने लिया A1 लिया, फिर मैंने B1 लिया और प्लस C1 लिया। तो अगर इसमें से कोई भी अगर A1 जीरो हो जाए, C1 जीरो हो जाए, तो पूरी मामला खत्म हो जाएगी, सिर्फ इस पार्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर A1 जीरो हो जाए, B1 जीरो हो जाए, तो सिर्फ इस पार्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं, तो इससे क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म में, इस ऑपरेशंस के बाद डिटरमिनेंट्स को हम इस फॉर्म में ले जाएं, 1 1 1 के फॉर्म में ले जाएं, नहीं इस फॉर्म में ले आए, या हम इसको 1 1 1 इस फॉर्म में ले जाएं। और जब हमको 1 1 1 इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो हमको एक मिल जाता है कि यहां हमारा ये C1 का मेंबर है, ये C2 का मेंबर है। C1 में से C2 घटाने पर यहां पर C1 माइनस अगर C2 करते हैं और C1 की जगह पर डालते हैं, एक जीरो की पॉसिबिलिटी यहां बनती है। यहां पर ये R1 का मेंबर है, R1 में से R2 घटाते हैं और R2 में से R3 घटा देते हैं, तो एक जीरो की यहां पर सब पॉसिबिलिटी बनती है, एक जीरो की यहां पॉसिबिलिटी बनती है, एक जीरो की यहां पॉसिबिलिटी बनती है। जब हम R1 माइनस R2 करके और R1 के जगह पर शिफ्ट करते हैं, R2 माइनस R3 करके R2 के जगह पर शिफ्ट करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी जीरो, यहां 2 जीरो की पॉसिबिलिटी बनती है। यहां पर जब हम C1 में से C2 घटाते हैं और C1 की जगह पर शिफ्ट करते हैं, तो यहां भी एक पॉसिबिलिटी जीरो की बनती है। जब C2 में से C3 को घटाते हैं और C2 को लिखते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी जीरो यहां भी बनती है। नहीं, तो इससे क्या होगा, R1 में 2 जीरो आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कर लेना है कि C3 में से भी
जीरो में हटाना है, मतलब तीनों को इन्वॉल्व कर देते तो कंप्लीट हर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमने 2 जीरो ले आया, ठीक है, बहुत ऑपरेट करने के बाद भी 2 जीरो नहीं आ रहा है, एक ही जीरो पर आ रहा है, तो हम वहां से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तुमको 2 जीरो मिल गया, इसके अलावा जब एक्सपेंड करेंगे इन दोनों से का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको लेकर के हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा डिटरमिनेंट में जो एक्सपेंडिंग प्रोसेस है जब हम लास्ट में करेंगे तो मेरा इजी हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। अब देखें, एक क्वेश्चन हम है, प्रूव दैट पीटी, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लाना है हमको ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। देखिए हम आपको दिखाते हैं यहां पे दोनों चीज, दोनों कंडीशन। इसमें अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, सपोज कीजिए हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, यहां से देखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 1 BC स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, फिर -1 AC स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 1 जब लेंगे AB स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। देखिए अब हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या मिला, BC स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस AC स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। देखिए अभी जो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इस 6 टर्म से हमको लाना है इस फॉर्म में, मतलब हमको यहां पर एक हार्डर फैक्टर आ गया, एक फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। हम इसमें जो टाइम लगाएंगे तो प्रॉपर्टी जो हमको ऑपरेटिंग का बताया गया, हम उसको क्यों नहीं यूज करके, क्यों नहीं इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट इस फॉर्म पे चलेंगे, ठीक है। हम आपको अब दूसरा दिखाते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन को जो हम बना रहे हैं, देखिए हमको दिख रहा है कि एक 1 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है। अगर हम C1 में से, ये C1 में से C2 को माइनस करते हैं और C1 के जगह पर शिफ्ट करते हैं तो एक जीरो यहां आ जाएगा। C2 में से C3 को माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 एक जीरो यहां आ जाएगा। हमको दिख रहा है 2 जीरो की संभावना बन रही है यहां पे, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 और C1 के जगह पर शिफ्ट करते हैं और C2 माइनस C3 हम C2 के जगह पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जब हम शिफ्ट करते हैं तो देखें क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। हमने C1 में शिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, B माइनस C, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। मैंने C2 के जगह पर शिफ्ट कर दिया, ओके। एंड 1C C स्क्वायर, C3 हमारा उसी तरह रहेगा क्योंकि C3 को मैंने इन्वॉल्व नहीं करेगा, तीनों को इन्वॉल्व करेंगे तो एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो हर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए 1C and C स्क्वायर को हम 1C and C स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम क्या बोले थे कि यहां जब 1 1 1 आ गया तो ये था, यहां पर हम देखेंगे फैक्टराइजेशन थोड़ा टफ होगा, लेकिन यहां में क्या देखा, एक रो में 2 जीरो आ गए। अब हमारे पास क्या हो गया, इस जीरो का यूज करेंगे नहीं तो वैल्यू टर्म को उसके साथ जो एसोसिएटिव पोस्ट मल्टीप्लायर से वो वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। और वैल्यू 0 जब लेंगे तो A माइनस B इंटू C स्क्वायर और दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्योंकि 0 मल्टीप्लायर है
प्री मल्टीप्लायर तो मामला खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 1 के लॉन्ग तोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा वो देख लीजिए। नहीं तो अब हमारा देख लीजिए 0 0 0 का 1 के लॉन्ग क्या लेंगे, तो ये लेंगे, इसके लॉन्ग लेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा डिटरमिनेंट का a माइनस बी, b माइनस सी। ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो b माइनस सी है यहां लिखे और यहां b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। देखिए हमको शुरू में ही दिखाई दिया, हमको यहां फैक्टराइजेशन करेंगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन हमको यहां शुरू में दिखाई दे रहा है कि हमें जो जरूरत है a माइनस बी वो हमको दिख रहा है, हमें जरूरत है b माइनस सी का वो हमको दिख रहा है। नहीं अब देखिए a माइनस बी C1 में यहां भी है और यहां भी है, b माइनस सी C2 में यहां भी है और यहां भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 से मैंने क्या किया, a माइनस बी को कॉमन लिया। जब हमें a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन लिया क्या बचता है हमारा, देख लीजिए a माइनस बी कॉमन लिया और b माइनस सी बाहर निकालिए डिटरमिनेंट से कॉमन लेकर के, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है मेरा 1 एंड a माइनस बी, 1 एंड b माइनस a प्लस b एंड b प्लस, ये बच रहा है। और जब ये बच रहा है तो हमारा ये प्रोसेस और आसान हो जा रहा है, क्या हम इसको इस कैलकुलेशन को यहां कर रहे हैं a माइनस b माइनस सी। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को ऐसे कन्वर्ट कर लें 1 इंटू बी प्लस सी दैट इज b प्लस सी माइनस a प्लस b इंटू 1 दैट इज माइनस a प्लस b मीन्स की माइनस a माइनस b प्लस b कैंसिल, you have a minus b minus c and c minus c। तो क्या हुआ, इस ऑपरेटिंग मेथड को लगाने के बाद हमारा डायरेक्ट हम क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, जो हमको लाना था जो रिक्वायरमेंट था उस पे उस हिसाब से पहुंच गए। इस तरीके से भी पहुंच सकते थे, लेकिन ये तरीका क्या है, हम इसमें हमको एक हार्डर फैक्टर्स की जरूरत पड़ती, और इसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि फैक्टराइजेशन चूंकि हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ये ऑपरेटिंग मेरे लिए एक नया टेक्निक्स है, तो हम नए टेक्निक्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस पे आप सवाल बना सकते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी और आर्य सवाल से जो बुक है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज जहां से शुरू होता है डिटरमिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज, उसको आप अब इस मेथड पे यूज करके प्रॉपर्टीज पे और विदाउट एक्सपेंडिंग पे दोनों पे आप सवाल कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस पर कुछ और भी क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तब तक आप घर पे खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू।